बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप व्यूअर्स। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल ARC मोटिवेशनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। व्यूअर्स, आज की वीडियो में आप देखेंगे द मास्टर की टू रिचेस बाय नेपोलियन हिल, उर्दू ऑडियो बुक की चौथी एपिसोड। चलिए व्यूअर्स, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लालची मालक का मामला। कोई शख्स कह सकता है मैं पहले ही अपने मुआवजे से ज़्यादा काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मालिक इस कदर खुदगर्ज और लालची है कि वो कभी भी मेरी इन खिदमात का एतराफ़ नहीं करेगा। हम सब जानते हैं कि कुछ लोग लालची होते हैं और इनकी कोशिश ये होती है कि जितना वो अदा कर रहे हैं इससे ज़्यादा काम ले सकें। खुदगर्ज मालिक कुम्हार के हाथ में कच्चे बर्तन की तरह है। खुदगर्ज मालिक कुम्हार के हाथ में कच्चे बर्तन की तरह है। इनके लालच की बिना पर इन्हें इस बात की तरफ लाया जा सकता है तो वो इस आदमी को जो इससे बढ़कर काम कर रहा है, जितनी के उसे अदायगी की जा रही है, कोई सिला या इनाम दें। लालची आदमी ऐसे आदमी का छोड़कर जाना बर्दाश्त नहीं कर सकता जो चंद कदम ज़्यादा चलने का आदी हो। वो ऐसे शख्स की कदर व कीमत जानता है, लिहाजा यही वो लीवर है जिसकी मदद से लालची आदमी को इसके लालच से उखाड़ा जा सकता है। ज़ीरक आदमी जानता है कि इस लीवर को कैसे इस्तेमाल किया जाए। इसका तरीका यह है कि काम के म्यार और मिकदार में कमी की बजाय इजाफा किया जाए। अपनी खिदमात बेचने वाला एक ज़ीरक इंसान अपनी खिदमात के एक लालची खरीदार को इतनी ही चाबकदस्ती से मुतासर कर सकता है जितना कि एक खूबसूरत खातून अपने पसंद के मर्द को मुतासर कर सकती है। इस काम के लिए एक मौसर तरीक़ाकार वही है जो एक खूबसूरत खातून किसी मर्द को लुभाने के लिए इस्तेमाल करती है। एक ज़ीरक शख्स दूसरे मुलाजमीन की निस्बत ज़्यादा और बेहतर काम करके अपने आप को लालची मालिक के लिए नागुज़ीर बना लेता है। लालची मालिक ऐसे मुलाजम की खातर अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं। इस तरह मालिकों का लालच भी इस शख्स के लिए एक असासा बन जाता है जो चंद कदम ज़्यादा चलने का आदी होता है। हमने 100 से ज़्यादा मरतबा इस तरीक़ाकार का इस्तेमाल होते देखा है, जबकि लालची मालिकों को इनकी अपनी कमज़ोरी के ज़रिए ही कामयाबी से काबू किया गया और एक मरतबा भी इस तरीक़ाकार को गलत होते नहीं देखा। बाज़ औक़ात लालची मालिक बर वक्त कोई कदम उठाने में नाकाम रह जाते हैं, लेकिन ये इनकी अपनी ही बदकिस्मती साबित होती है क्योंकि मुलाजम किसी हरीफ मालिक की निगाहों में आ जाता है और वह इसे ज़्यादा तनख्वाह और ज़्यादा सहूलतों के साथ ले जाता है। जो शख्स चंद कदम ज़्यादा चलने का आदी होता है, इसके ख़िलाफ़ किसी का दगा करना या ज़्यादती करना मुमकिन नहीं होता। अगर इसे एक ज़रिए से मुकम्मल पजीराई नहीं मिलती तो ये दूसरे ज़राए से खुद ब खुद रज़ा कराना तौर पर हासिल हो जाती है और आम तौर पर इस वक्त मिलती है जब इसकी तवक्को ही नहीं की जा रही होती। अगर एक शख्स जितना इसे मुआवजा दिया जाता है इससे बढ़कर काम करता है तो इसे ये पजीराई ज़रूर मिलती है। एक शख्स जो दुरुस्त जहनी रवैये के साथ चंद कदम ज़्यादा चलने का आदी होता है, इसे कभी भी काम की तलाश में वक्त ज़ाया नहीं करना पड़ता क्योंकि काम इसे खुद तलाश कर रहा होता है। मंडियों में अच्छे और बुरे वक्त आते जाते रहते हैं। कारोबार अच्छा या मंदा हो सकता है। मुल्क जंग की हालत में भी हो सकता है और अमन की हालत में भी, लेकिन जो शख्स अदा किए जाने वाले मुआवजे से ज़्यादा बेहतर काम करने का आदी होता है वो किसी न किसी के लिए ज़रूर नागुज़ीर होता है और यूँ वो हर हालत में अपने रोज़गार को यकीनी बनाए रखता है। ज़्यादा मुआवजा और नागुज़ीरपन में चोली दामन का साथ है और ये हमेशा काम मिलता रहता है और इन मुआवज़ों पर मिलता है जिनका मुतालबा इंतहाई लालची मजदूर रहनुमा भी नहीं करता। अक्सर लोग मौके की तलाश में अपनी ज़िंदगियाँ सर्फ कर देते हैं। वो इस इंतज़ार में रहते हैं कि किस्मत इनके लिए ऐसे मौके लेकर आएगी जिनके ज़रिए इन्हें वो सब कुछ हासिल हो जाएगा जिसकी वो ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन वो इन्हें अपने हदफ कभी नज़र नहीं आता क्योंकि इनका कोई वाज़ेह हदफ होता ही नहीं। इसलिए इनके पास ऐसा मुहर्रिक नहीं होता जो इन्हें चंद कदम ज़्यादा चलने की आदत अपनाने पर उकसा सके। इनकी जल्दबाजी इसलिए नुकसानदेह साबित होती है। वो एक छोटे हौज़ में तैरती हुई रंगीन मछली की तरह चक्कर पे चक्कर काटते चले जाते हैं और बार बार उसी जगह पर जहाँ से वो शुरू करते हैं खाली हाथ और मायूसी के आलम में वापस आ जाते हैं। लेकिन हमें ये हरगज़ नहीं समझना चाहिए कि चंद कदम ज़्यादा चलने के अमल का मुआवजा हमेशा मादी दौलतों की सूरत में ही मिलता है। यह आदत यकीनन रूहानी दौलतों का दरवाज़ा खटखटाने में और इस ज़रिए से तमाम तर इंसानी ज़रूरियात हासिल करने में मददगार होती है। एडवर्ड च्वाइट की
ایڈورڈ چوائٹ کی ولولہ انگیز کہانی۔ کچھ لوگ جو زیرک اور دانشمند ہیں، انہوں نے مالی منافعت کی خاطر ارادتاً چند قدم زیادہ چلنے کے اصول کو اپناتے ہوئے زندگی کی دولتوں کا راستہ تلاش کیا ہے۔ تاہم جو حقیقی طور پر عقل مند ہیں وہ تسلیم کرتے ہیں کہ اس اصول پر عمل کرنے سے جو صلہ ملتا ہے وہ زندگی بھر کی پائیدار دوستیوں، ہم آہنگ انسانی تعلقات، اپنی مرضی کے کام کے مواقعوں، لوگوں کو سمجھنے کی صلاحیتوں، اپنی نعمتوں میں دوسروں کو شریک کرنے پر آمادگی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ سب کی سب زندگی کی 12 دولتوں میں شامل ہیں۔ ایڈورڈ چوائٹ ایک وہ انسان ہے جس نے اس حقیقت کو تسلیم کیا اور تمام دولتوں کی ماسٹر چابی ڈھونڈ لی۔ اس کا گھر لاس اینجلس میں ہے اور اس کا کاروبار لائف انشورنس پالیسیاں بیچنا ہے۔ لائف انشورنس سیلز مین کے طور پر اپنے پیشے کی ابتدا میں وہ اپنی محنت سے ایک درمیانی زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن اس نے اس میدان میں کوئی ریکارڈ وغیرہ نہیں توڑا تھا۔ ایک بدقسمت کاروباری مہم میں وہ اپنی ساری رقم ضائع کر بیٹھا اور واپس زمین پر آ گرا اور مجبوراً اسے نئے سرے سے ابتدا کرنا پڑی۔ میں نے اسے ایک بدقسمت کاروباری مہم کہا، جبکہ شاید مجھے ایک خوش بخت کاروباری مہم کہنا چاہیے تھا، کیونکہ اس ناکامی کی وجہ سے اس نے انسانوں کی قسمتوں کے بارے میں غور کرنا شروع کیا، جو کسی کو کامیابیوں کی بلندیوں تک لے جاتی ہے اور کچھ کو وقتی شکستوں یا مستقل ناکامی سے دوچار کر دیتی ہے۔ اسی غور و فکر کے نتیجے میں وہ انفرادی کامیابی کے فلسفے کا طالب علم بن گیا۔ جب مسٹر چوائٹ چند قدم زیادہ چلنے کے سبق پر پہنچا تو اس کے رموز کو اس قدر باریکی سے سمجھ گیا کہ اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ اس حقیقت کو بھی پا گیا تھا کہ مادی دولتوں کا نقصان ایک شخص کو ان بڑی دولتوں کے سرچشمے پر لے جاتا ہے جو اس کی روحانی قوتوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس عظیم انکشاف کے ساتھ مسٹر چوائٹ نے ایک ایک کر کے زندگی کی 12 دولتیں حاصل کرنا شروع کر دیں۔ اس نے ان دولتوں میں سر فہرست دولت مثبت ذہنی رویے کو حاصل کرتے ہوئے اپنے اس کام کا آغاز کیا۔ وقتی طور پر اس نے لائف انشورنس پالیسیوں کے بارے میں جو اسے بیچنی چاہیے تھی سوچنا چھوڑ دیا اور اپنے ارد گرد ان لوگوں کے کام آنے کے مواقع تلاش کرنا شروع کر دیے جو ایسے مسائل میں دبے ہوئے تھے جنہیں وہ حل کر نہیں سکتے تھے۔ اسے پہلا موقع اس وقت حاصل ہوا جب اسے کیلیفورنیا کے صحراؤں میں ایک ایسا شخص ملا جو کان کنی کی مہم میں ناکام ہو چکا تھا اور فاقوں تک پہنچ گیا تھا۔ وہ نوجوان آدمی کو اپنے گھر لے کر آیا، اسے کھانا کھلایا، اس کی حوصلہ افزائی کی اور اسے اس وقت تک اپنے گھر میں رکھا جب تک اس کے لیے اچھی ملازمت تلاش نہ کر لے۔ اس قسم کا غریب نوازی پر مبنی فیاضانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے چوائٹ کے ذہن میں مالی صنعت کا کوئی خیال نہ تھا۔ ظاہر ہے کہ ایک غربت کا مارا روحانی طور پر ٹوٹا پھوٹا نوجوان لائف انشورنس کا متوقع خریدار کبھی نہیں بن سکتا تھا۔ اس کے بعد دیگر بدقسمت افراد کی امداد کے مواقع اس طرح پیدا ہونے شروع ہو گئے کہ یوں محسوس ہوتا تھا گویا مسٹر چوائٹ ایک ایسا مقناطیس بن گیا ہے جو صرف مشکل مسائل میں گھرے ہوئے افراد کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ پھر منظرنامہ تبدیل ہو گیا اور ایڈورڈ چوائٹ کے حالات ایک ایسا رخ اختیار کرنے لگے جس کی اسے کوئی توقع نہ تھی۔ اس کی لائف انشورنس کی فروخت میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور پھر موزے ہوتے چلے گئے۔ اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی لائف انشورنس اس شخص کے ملازمین کو فروخت کی جس کی اس نے صحرا سے ڈھونڈ کر مدد کی تھی، اور اس فروخت کے لیے مسٹر چوائٹ نے نہ تو درخواست کی تھی اور نہ ہی کوئی اسے محنت کرنا پڑی تھی۔ پھر اس کی لائف انشورنس پالیسیاں فروخت ہوتی چلی گئیں۔ اسے خود بھی علم نہیں تھا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے اور اسے پہلے کی نسبت بہت زیادہ کم محنت کرنا پڑتی تھی۔ گاہک خود بخود اس کے پاس پہنچ جاتے تھے۔ اس کا کاروبار پھیلتا چلا گیا یہاں تک کہ اس نے وہ ہدف حاصل کر لیا جس کی لائف انشورنس کا ہر سیلز مین شدید خواہش رکھتا ہے۔ اسے $1 ملین راؤنڈ ٹیبل کا ساری عمر کے لیے مستقل ممبر بنا دیا گیا۔ یہ اعزاز ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو مسلسل 3 سال تک $1 ملین کی انشورنس فروخت کرتے ہیں۔ لہذا روحانی دولتیں حاصل کرتے ہوئے اسے مادی دولتیں بھی حاصل ہو گئیں اور اس قدر بہتات میں حاصل ہوئیں کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ غریب نوازی کا کردار ادا کرتے ہوئے اسے بمشکل 6 سال کا مختصر عرصہ گزرا تھا جب اس نے سال کے پہلے 4 مہینوں میں $2 ملین سے بھی زیادہ انشورنس پالیسیاں فروخت کی تھیں۔ اس کی کامیابی کی یہ داستان پورے ملک میں پھیل گئی اور اسے مختلف انشورنس کنونشنوں سے خطاب کرنے کی دعوتیں ملنے لگیں، کیونکہ دوسرے سیلز مین بھی یہ جاننا چاہتے تھے کہ اس نے اس میدان میں ایسی قابل رشک پوزیشن کیسے حاصل کر لی۔
और इसने ऐसे दूसरे तमाम लोगों के बरक्स जिन्होंने ज़िंदगी में आला कामयाबी हासिल की होती हैं, बड़े वाज़े और खुले दिल के साथ ये तस्लीम किया कि इसने अपनी तमाम तर कामयाबियाँ दूसरों के फ़लसफ़े को इस्तेमाल करते हुए हासिल की हैं। आम लोग जो कामयाबियाँ हासिल करते हैं, इनके बारे में वो आम तौर पर यह तासुर देने की कोशिश करते हैं कि इनकी अपनी अक्ल व दानिश का नतीजा है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो खुले दिल से अपने किसी मोहसन का जिक्र करते हैं। यह एक अफसोसनाक बात है कि दुनिया में एडवर्ड चॉइट जैसे लोग बहुत कम होते हैं। एडवर्ड चॉइट मादी लिहाज से भी इतना दौलतमंद है जितना कि वो चाहता है, जबकि वो रूहानी तौर पर भी बहुत ज़्यादा दौलतमंद है, क्योंकि ज़िंदगी की इन 12 दौलतों से माला माल है जिनके सामने रकम या नकदी की कोई अहमियत नहीं होती, और इसे 12 दौलतों में सबसे आखिर में शुमार किया जाता है। बाब नंबर 6, मास्टर जहन। तशरीह: 2 या 2 से ज़्यादा जहनों का ऐसा इत्तेहाद जिससे में मुकम्मल हम आहंगी की रूह पाई जाती है। ये एक कतई मकसद के हसूल के लिए बाहमी रफ़ाक़त में काम कर रहे हों। इस हसूल की तशरीह को अच्छी तरह जहन नशीन कर लें, क्योंकि इसमें वो हकीकत पोशीदा है जो अजीम इनफरादी क़ुव्वत के हसूल में कलीदी हैसियत रखता है। इस क़ुव्वत को हासिल करने का राज हमें लफ्ज़ हम आहंगी में मिलता है। इस उनसर के बगैर तमाम इज्तिमाई कोशिशें बाहमी तावन की गमाजी तो करती हैं, लेकिन इस क़ुव्वत से महरूम रहती हैं जो हम आहंग कोशिशों में बाहमी रब्त पैदा करके मुहैया करती हैं। मास्टर जहन के असूल की अहम तरीन खसूसियात ये हैं। नंबर 1, मास्टर जहन का असूल एक ऐसा ज़रिया है जिसकी मदद से हम दूसरों के तजर्बे, तरबियत, तालीम, मखसूस जानकारी और पैदाइशी सलाहियतों से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं, गोया इनके जहन हमारे जहन हों। नंबर 2 या 2 से ज़्यादा ज़ायद जहनों का इत्तेहाद जिसमें कतई मकसद के हसूल के लिए मुकम्मल हम आहंगी की रूह पाई जाती हो, हर फर्द के जहन में मुकम्मल जोश और वलवला पैदा कर देता है और ऐसी जहनी हालत को जन्म देता है जिसे हम यकीन मुस्तहकम कहते हैं। इसमें कारफरमा क़ुव्वत का हमें हल्का सा तजर्बा गहरी दोस्ती और इश्क व मोहब्बत के तलक़ात में होता है। नंबर 3, हर इंसानी जहन ख़यालात के अर्ताज को नशर भी कर रहा होता है और वसूल भी कर रहा होता है, और मास्टर जहन के असूल का तहरीक पैदा करने वाला अंसर छठी हिस्स के ज़रिए काम करते हुए ख़यालात के अमल को मुतहर्रिक करता है, जिसे हम आम तौर पर टेलीपैथी का नाम देते हैं। इस तरीके से बहुत से कारोबारी और पेशा वराना इत्तेहादों ने हकीकत का रूप धारा है, और मास्टर जहन के असूल को इस्तेमाल किए बगैर शायद ही किसी एक ने आला मर्तबा या पायदार ताकत हासिल की हो जिसमें वो दूसरों के जहन से फ़ायदा उठाता है। सिर्फ एक यही हकीकत मास्टर जहन के असूल की फरजानगी और अहमियत की काफ़ी शहादत है, और ये एक ऐसी हकीकत है जिसका मुशाहदा हर कोई आसानी के साथ कर सकता है। नंबर 4, मास्टर जहन के असूल को जब अमली तौर पर लागू किया जाए तो ये फ़र्द को इसके जहन के तहत शोर वाले हिस्से के साथ और इसके साथियों के जहनों के तहत शोर वाले हिस्सों के साथ राब्ते में लाता है। ये वो हकीकत है जो मास्टर जहन के ज़रिए हासिल किए जाने वाले मौज़ाना नताइज की तशरीह करती है। नंबर 5, वो अहम तरीन इंसानी तल्लुकात जिनमें कोई भी शख्स मास्टर जहन के असूल का फ़ायदामंद इतलाक़ कर सकता है, ये हैं। नंबर 1, इज़्दिवाजी तल्लुकात यानी मियाँ बीवी के तल्लुकात। नंबर 2, मजहबी तल्लुकात। नंबर 3, कारोबारी और पेशा वराना तल्लुकात। मास्टर जहन के असूल की वजह ही से थॉमस एडिसन के लिए ये मुमकिन हुआ कि वो तालीम और साइंसी इल्म से महरूम होने के बावजूद बहुत बड़ा मौजूद बन सका। ये बात इन लोगों के लिए यकीनन हौसला अफजा होगी जो गलत फहमी की बिना पर रस्मी तालीम से महरूमी अपने रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट ख्याल करते हैं। मास्टर जहन के असूल की मदद से कोई भी शख्स माहिर अर्जियात के इल्म की बदौलत इस ज़मीन की तारीख़ और साख्त को समझ सकता है। तजर्बाकार कीमियादानों के इल्म और तजर्बे के ज़रिए कोई भी शख्स केमिस्ट्री का अमली इस्तेमाल कर सकता है। साइंसदानों, टेक्नीशियनों, तबियात के माहिरीन और रियाजी दानों की मदद से कोई भी शख्स इन मैदानों में अमली तरबियत हासिल किए बगैर एक कामयाब मौजद बन सकता है। ज़हनी इत्तेहाद की 2 आम इक़साम। नंबर 1, अपने रिश्तेदारों, मजहबी रहनुमा और दोस्तों के साथ खालिसन समाजी या ज़ाती वजूहात की बिना पर ताहाल जिसमें किसी भी किस्म के मादी फ़वाइद या अहदाफ मद्देनज़र नहीं होते, इस किस्म के इत्तेहादों में सबसे अहम इत्तेहाद मियाँ और बीवी के तल्लुकात हैं। नंबर 2,
कारोबारी पेशा वाराना या माशी तरक्की के लिए इत्तेहाद, जो कि ऐसे अफराद पर मुश्तमिल होता है जिनमें इत्तेहाद का मकसद इनके ज़ाती महरक़ात होते हैं। मास्टर ज़हन का असूल सिर्फ अमीर और ताकतवर लोगों की मीरास नहीं है, बल्कि ये एक अहम ज़रिया है जिससे आदमी अपने पसंदीदा मकासद हासिल कर सकते हैं। अदना तरीन शख्स भी अपनी पसंद के किसी भी शख्स के साथ हम आहंग इत्तेहाद करके इस असूल से मुस्तफ़ीद हो सकता है। इस असूल का इंतहाई फ़ायदेमंद इतलाक़ जो कि शायद कोई भी शख्स कर सकता हो, वो शादी के ज़रिए दो जहनों का इश्तराक है, बशर्ते कि इसका मुहर्रक मोहब्बत हो। इस किस्म का इश्तराक न सिर्फ मियाँ बीवी के जहनों को बाहम मरबूत कर देता है, बल्कि इनकी रूहों की रूहानी खसूसियात को भी बाहम यकजा कर देता है। इस किस्म के इश्तराक के फ़वाइद न सिर्फ मियाँ बीवी के लिए मुसर्रत और खुशी लेकर आते हैं, बल्कि ये इन बच्चों को भी एक मजबूत किरदार अदा करते हैं और इन्हें कामयाब ज़िंदगी की बुनियादें मुहैया करते हैं। अब आप मास्टर ज़हन के मफ़हूम को अच्छी तरह समझ चुके हैं, जो कि ज़ाती क़ुव्वत के हसूल का सबसे बड़ा ज़रिया है। इसका दुरुस्त इस्तेमाल आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है। आप इसका दुरुस्त मज़बूत और गहरे रिश्ते इस्तवार होते चले जाएंगे। ऐसे रिश्ते जो दोस्ती और तावन के जज्बे पर कायम हों ऐसे रिश्ते जो दोस्ती और तावन के जज्बे पर कायम हों। बाब नंबर 7, मास्टर ज़हन के असूल का तज्ज़िया। जब कार्नेगी ने इनफरादी कामयाबी का फ़लसफ़ा तरतीब देने का मेरे सुपुर्द काम किया, तो मैंने इसे मास्टर ज़हन के असूल की तशरीह करने को कहा, ताकि दूसरे लोग भी इसे समझ सकें और इस्तेमाल में लाते हुए अपने कतई अहम मकसद को हासिल कर सकें। कार्नेगी ने जवाब दिया, मैं मास्टर ज़हन के असूल चंद इनफरादी इस्तेमालात की तशरीह करूँगा। मैं मास्टर ज़हन के असूल के चंद इनफरादी इस्तेमालात की तशरीह करूँगा, जैसा कि इसका इतलाक़ मुख्तलिफ इंसानी रिश्तों और तल्लुकात पर हो सकता है, जो कि किसी के कतई अहम मकसद के हसूल में मददगार हो सकता है। लेकिन सबसे पहले मैं इस हकीकत पर जोर दूँगा कि किसी भी कतई अहम मकसद का हसूल सिलसिलावार मराहल की सूरत ही में हो सकता है। हर ख्याल जो कोई सोचता है, हर मामला जिसमें वो दूसरों के हवाले से मुलव्वस होता है, हर मंसूबा जो वो तश्कील देता है, हर गलती जो इससे सरजद होती है, ये सब बातें इसके अपने मुंतखब शुदा हदफ को हासिल करने की सलाहियत पर गहरा असर डालती हैं। महज एक कतई अहम मकसद का इंतखाब खा वो वाज़ेह अल्फाज में लिखा भी गया हो और पूरी तरह ज़हन नशीन भी कर लिया हो, इस मकसद के यकीनी हसूल की ज़मानत नहीं हो सकता। वाज़ेह मकसद के यकीनी हसूल के लिए ज़रूरी है कि इसके लिए मुसलसल जद्दोजहद जारी रखी जाए। इस जद्दोजहद का सबसे अहम हिस्सा वो तल्लुकात हैं जो हम दूसरों के साथ कायम करते हैं। इस हकीकत को जहन में रासख कर लेने के बाद किसी भी शख्स के लिए ये बात समझनी मुश्किल नहीं रहती कि हमें अपने साथियों की तलाश में मोहतात रहने की किस कदर ज़रूरत है, ख़ास तौर पर वो लोग जिनके साथ अपने पेशे के हवाले से हमारा करीबी तल्लुक होता है। लिहाजा यहाँ चंद इंसानी तल्लुकात और रिश्तों का जिक्र किया जा रहा है जो एक कतई अहम मकसद रखने वाले शख्स को अपने मुंतखब मकसद को हासिल करने के लिए लाजमन परवान चढ़ाने, मुनज़्ज़ब करने और इस्तेमाल करने होंगे। पेशा शादी के तल्लुक के अलावा, जो कि मास्टर ज़हन तल्लुकात में सबसे अहम है। सबसे अहम तल्लुक वो है जो एक आदमी और इन लोगों के दरमियान पाया जाता है जिनके साथ वो अपने मुंतखबाना पेशे का काम कर रहा होता है। तकरीबन हर आदमी में ये रुझान पाया जाता है कि वो अपने रोज़मर्रा के काम काज में जिन लोगों में उठता बैठता है, वो इनमें से बहुत ज़्यादा बातें करने वाले लोगों के आदात व अतवार, ज़हनी रवैये, सियासी और मुआशी नज़रियात और दीगर जुमला और साहबी बनाता चला जाता है। इस रुझान में सबसे बड़ी कबाहत ये होती है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम जिन लोगों को मिलते हैं, इनमें से बहुत ज़्यादा बातें करने वाला शख्स हमेशा बहुत आला सोच और समझ रखने वाला शख्स नहीं होता। अक्सर औक़ात वो एक शाकी इंसान होता है और अपने साथी कारकुनों में रंजीदगी और शाकीपन पैदा करके खुशी महसूस करता है। और अक्सर औक़ात ये भी होता है कि बहुत ज़्यादा बातें करने वाले शख्स के सामने कोई अपना कतई अहम मकसद नहीं होता और ज़्यादातर ऐसे आदमी की हौसला शिकनी करने की कोशिश में मसरूफ़ रहता है और ज़्यादातर ऐसे आदमी दूसरे आदमियों की हौसला शिकनी करने की कोशिश में मसरूफ़ रहते हैं जो कोई मकसद लेकर चल रहा हो। मजबूत किरदार के हामिल लोग जो वाज़ेह तौर पर जानते हैं कि इन्हें क्या करना है और आम तौर पर इतनी दानिश के मालिक होते हैं कि अपनी बात अपने दिल तक ही रखते हैं और दूसरों की हौसला शिकनी करने की कोशिश में अपना वक्त ज़ाया नहीं करते। वो अपने मकसद के हसूल में इस कदर मसरूफ़ होते हैं कि वो किसी भी ऐसे शख्स या किसी भी ऐसी चीज़ के लिए अपना वक्त ज़ाया नहीं करते जो किसी न किसी सूरत में इनके लिए फ़ायदा मंद साबित ना हो सकें। तकरीबन हर शख्स के
दोस्तों और साथियों में कुछ लोग ज़रूर ऐसे होते हैं जिनका असर और रसूख और तावन फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। एक बाशऊर शख्स जो ज़िंदगी में कोई वाज़ेह मकसद रखता है, इसके हसूल के लिए जद्दोजहद कर रहा होता है। वो दानिशमंदी से काम लेते हुए सिर्फ उन लोगों से ताल्लुक़ इस्तवार करता है जो इसके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं और इसे फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं। दूसरे बेकार लोगों से वो बड़ी होशियारी के साथ दामन बचाकर निकल जाता है। वो सिर्फ इन लोगों से करीबी रवाबत कायम करता है जिनके बारे में वो समझता है कि इनका किरदार, इल्म और शख्सियत इसके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, और यकीनन वो इन लोगों को भी नज़रअंदाज नहीं करता जो इससे बुलंद रुतबे और ओहदे पर फायद होते हैं। इसने अपनी निगाहें इस दिन पर मरकूज़ की होती हैं जब वो न सिर्फ उन लोगों के बराबर पहुँच जाएगा बल्कि इनसे आगे निकल जाएगा। इसके सामने इब्राहिम लिंकन के ये अल्फाज होते हैं, मैं इल्म हासिल करता रहता हूँ और अपने आप को तैयार रखता हूँ। किसी दिन को कोई मौका मुझे नसीब हो सकता है, किसी दिन को कोई मौका मुझे नसीब हो सकता है। एक ऐसा शख्स जिसके मद्देनज़र कोई अहम तामीरी मकसद होता है, वो अपने से आला रुतबे के लोगों से भी कभी हसद नहीं करता, बल्कि वो इनके तरीक़ाकार का मुताला करता रहता है और इनका इल्म हासिल करने की कोशिश करता है। ये एक बीन हकीकत है कि जो शख्स अपने से आला रुतबे के लोगों में नकायस तलाश करने में अपना वक़्त सर्फ करता है, वो कभी भी अपने तौर पर एक कामयाब लीडर नहीं बन सकता। अजीम सिपाही वो होते हैं जो अपने अफसरों के तमाम अहकाम बजा लाते हैं। वो लोग जो ऐसा नहीं करते या नहीं कर सकते, कभी भी कामयाब फौजी लीडर नहीं बन सकते। यही असूल ज़िंदगी के दूसरे मैदानों में हर इंसान पर लागू होता है। अगर वो हम आहंगी के पूरे जज्बे के साथ अपने से ऊपर आदमी की तकलीद नहीं करता, तो वो इस शख्स के साथ अपनी रफ़ाकत से कोई फ़ायदा हासिल नहीं कर सकता। मेरे अपने इदारे में ऐसे लोग 100 से कम नहीं होंगे जो मामूली दर्जे से ऊपर उठे हैं। कोई इस वक्त अपनी ज़रूरत से ज़्यादा दौलतमंद है। इनकी ये तरक्की इनकी बदमिजाजी या अपने ऊपर या अपने नीचे के अफराद की ऐबजोई करने से नहीं हुई, बल्कि इन्होंने तरक्की की ये मनाज़र इन लोगों के तजर्बे का अमली इस्तेमाल करते हुए तय की जिनके साथ इनका ताल्लुक़ था। वो आदमी जिसके सामने कोई वाज़ेह मकसद नहीं होता, इन तमाम अशख़ास की एक मुहतात फ़हरिस्त मरतब कर लेता है जिनके साथ रोज़मर्रा में इसका मेल जोल होता है। वो हर ऐसे शख्स को मुफीद इल्म या असर रसूख के एक ज़रिए के तौर पर परखता है जिसको इस्तेमाल करते हुए अपनी तरक्की की राहें हमवार कर सके। अगर एक शख्स ज़हानत से अपने आप को देखे तो इसे मालूम होगा कि इसका रोज़मर्रा का कामकाज इसके लिए एक स्कूल की हैसियत रखता है। इसमें वो आला तरीन तालीम जो मुशाहदे और तजर्बे से हासिल होती है, हासिल कर सकता है। इस किस्म की तालीम से किस हद तक फ़ायदा हासिल किया जा सकता है, कोई आदमी ये सवाल कर सकता है। इसका जवाब इन 9 बुनियादी महरक़ात के मुताला से मिल सकता है जो लोगों को रज़ा कराना कामों की तरफ राग़िब करते हैं। लोग इस वक्त अपना तजर्बा, अपना इल्म बांटते हैं और दूसरे लोगों से तावन करते हैं जब इनको इस काम के लिए काफ़ी महर्रक मुहैया किया जाता है। वो शख्स जो दुरुस्त ज़हनी रवैये के साथ अपने रोज़मर्रा के साथियों से दोस्त और तावन पर मबनी तल्लुक़ात इस्तवार कर लेता है, इसके पास इनसे सीखने और इल्म हासिल करने के बेहतर इम्कानात होते हैं, बजाय इस शख्स के जो अपने साथियों के साथ मुखालफाना तकलीफ दे और गैर शास्ता रवैया रखता है और इन छोटे छोटे अखलाकी पहलुओं को नज़रअंदाज किए रखता है जो महज़ब लोगों का शेवा होते हैं। पुरानी कहावत है कि एक आदमी नमक के बजाय शहद से ज़्यादा मक्खियाँ पकड़ सकता है। इस शख्स को अपने रोज़मर्रा साथियों से जो बहुत सी चीज़ों के बारे में इससे ज़्यादा जानते हैं कुछ सीखना चाहता है। इस मुहावरे को हमेशा पेश नज़र रखना चाहिए। पुरानी कहावत है कि एक आदमी नमक के बजाय शहद से ज़्यादा मक्खियाँ पकड़ सकता है। इस शख्स को जो अपने रोज़मर्रा साथियों से जो बहुत सी चीज़ों के बारे में इससे ज़्यादा जानते हैं कुछ सीखना चाहता है, इस मुहावरे को हमेशा पेश नज़र रखना चाहिए। नंबर 1, तालीम। किसी भी शख्स की तालीम कभी मुकम्मल नहीं होती। एक ऐसा शख्स जिसका कतई आम मकसद काफ़ी हद तक बुलंद है, इसके लिए हर वक्त इल्म हासिल करते रहना बहुत ज़रूरी है। इसे हर मुमकिन ज़रिए से इल्म हासिल करना चाहिए। ख़ास तौर पर इन ज़राए से इसे अपने कतई अहम मकसद के मुतल्लक़ मखसूस इल्म और तजर्बा हासिल हो सकता है। पब्लिक लाइब्रेरियाँ मुफ्त होती हैं, वहाँ हर मौजू पर इल्म के मुनज़्ज़म ज़ख़ायर मौजूद होते हैं। वहाँ आप किसी भी मौजू पर इंसान का मुकम्मल इल्म हासिल हो सकता है। वहाँ आपको किसी भी मौजू पर इंसान का मुकम्मल इल्म हासिल हो सकता है। एक वाज़ेह मकसद हयात रखने वाला इंसान किताबें पढ़ने को अपनी आदत बना लेता है और मुताला को अपनी ज़िम्मेदारी तस्वर करता है। इस तरह वो अपने ख़ास मकसद के लिए वो तमाम तर ज़रूरी इल्म हासिल कर लेता है जो इससे पहले इस मकसद के लिए जद्दोजहद करने वाले इंसानों के तजर्बे पर मबनी होता है।
एक आदमी का मुताला का प्रोग्राम भी इतनी ही एहतियात से तरतीब देना चाहिए जितनी एहतियात से इसका खाना तैयार किया जाता है, क्योंकि ये भी एक ऐसी ग़िज़ा है जिसके बगैर वो ज़हनी तौर पर परवान नहीं चढ़ सकता। वो शख्स अपना फालतू वक्त मज़ाहिया और जिनसी रसायल पढ़ने में सरफ कर देता है, वो बड़ी कामयाबियों को हासिल नहीं कर सकता। यही बात इस शख्स के बारे में भी कही जा सकती है जो अपने रोज़मर्रा प्रोग्राम में पढ़ने के लिए कोई ऐसा मवाद शामिल नहीं करता जो इसके अहम मकसद के हसूल में काम आ सके। यूं ही बेसोचा समझा अंकल पिच्चू मुताला तफरीह का बायस तो हो सकता है, लेकिन किसी के पेशे के लिए करामत नहीं हो सकता। ताहम तालीम हासिल करने का वाह तरीका सिर्फ मुताला ही नहीं है। आप अपने आप को हम पेशा साथियों में एहतियात के साथ ऐसे अफराद का मुंतखब कर सकते हैं जिनसे आप आम गुफ्तगू करते हुए आज़ादाना तालीम हासिल कर सकें। कारोबारी और पेशा वराना क्लब आपको ऐसे मौके मुहैया करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा तालीमी अहमियत के तल्लुकात कायम कर सकें, बशर्ते कि आप अपने क्लब और इसके मेंबरान में से अपने साथियों का इंतखाब करते वक्त अपना अहम मकसद पेश नज़र रखें। इस किस्म के तल्लुकात के ज़रिए बहुत से लोग ऐसी कारोबारी और समाजी दोस्तियाँ कायम कर लेते हैं जो इनके अहम मकसद के हसूल में बहुत करामत साबित हो सकती हैं। कोई भी शख्स बगैर दोस्त बनाने के कामयाब ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता। लफ्ज़ राब्ता, जो कि हम शख्सी शनासाइयों के हवाले से इस्तेमाल करते हैं, एक अहम लफ्ज़ है। अगर एक शख्स अपने रोज़मर्रा का मामूल का एक हिस्सा ज़ाती राब्तों में इजाफ़ा करने के लिए वक़्फ़ कर देता है तो वो देखेगा इस आदत से इसको ऐसे अजीम फ़वायद हासिल हो रहे हैं जिनके बारे में हम पहले कुछ नहीं बता सकते। लेकिन एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा जब वो इसकी मदद करने के लिए ना सिर्फ तैयार होंगे बल्कि दिलो जान से मदद करना चाहते होंगे। जैसा कि मैं बयान कर चुका हूँ, एक अहम कतई मकसद के हामिल शख्स को हर मुमकिन ज़रिए से राब्ते कायम करने की आदत अपनानी चाहिए। ताहम इसे ये एहतियात बरतनी चाहिए कि इन ज़राए का इंतखाब करे जहाँ इसे ऐसे लोगों के साथ मिलने का इम्कान ज़्यादा हो जो इसके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। मस्जिद भी एक ऐसा पसंदीदा ज़रिया साबित हो सकती है जहाँ वो लोगों से मिल सकता है और दोस्ती पैदा कर सकता है, क्योंकि वहाँ जो लोग इकट्ठे होते हैं इनमें भाईचारे का जज्बा जागज़ीन होता है। हर आदमी को ऐसे वसीलों की ज़रूरत होती है जिनके ज़रिए वो अपने हमसायों से तल्लुकात इस्तवार कर सकते हैं और बाहमी अफ़हाम व तफ़हीम और दोस्ती की खातर बग़ैर किसी माली लालच के तल्लुकात कायम कर सके। वो शख्स जो अपने आप को अपने खौल में बंद कर लेता है मुस्तकिल तौर पर अपनी ज़ात में महदूद होकर रह जाता है और जल्द ही खुदगर्ज और ज़िंदगी के बारे में तंग नज़र हो जाता है। नंबर 2, सियासत। यह हर मुल्क के शहरी का फ़र्ज और हक़ है कि वो सियासत में दिलचस्पी रहे। इसी तरह अवामी इदारों में काबिल और अहल मर्द व ख़वातीन को मुंतखब करने का हक़ अदा करें। सियासी पार्टी जिससे किसी शख्स का तल्लुक़ होता है इतनी अहमियत की हामिल नहीं होती जितना कि वोट का हक़ इस्तेमाल करना हम है। अगर सियासत बददियानतियों और बदअनवानियों से दागदार हो रही है तो इसका इल्ज़ाम सिवाय लोगों के किसी पर नहीं दिया जा सकता जिनके अख्तियार में है कि बददियानत और नाअहल लोगों को इक़्तिदार में ना आने दें। वोटिंग के हक़ से इसके साथ जो फ़राइज़ वाबस्ता हैं, इसके अलावा आपको इन फ़वाइद को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए जो आप सियासत में अमली हिस्सा लेते हुए इन लोगों से तल्लुकात और रवाबत पैदा करके हासिल कर सकते हैं, जो आपके अहम मकसद के हसूल में मददगार साबित हो सकते हैं। बहुत से कामों, पेशों और कारोबारों में सियासी असर और रसूख फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। पेशावर और कारोबारी हज़रात और ख़वातीन को अमली सियासी वाबस्तगियों से हासिल होने वाले फ़वाइद को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। एक होशियार शख्स जो हर सिमत ऐसी दोस्ताना वाबस्तगियों का मुतलाशी होता है जो इसके अहम मकसद के हसूल में मददगार साबित हो सकें, वो अपने वोट के हक़ को भी पूरी तरह अपने मकसद के हसूल के लिए इस्तेमाल करता है। लेकिन सबसे अहम वजह जिसकी बिना पर मैं ज़ोर देता हूँ कि हर शहरी को सियासत में अमली दिलचस्पी का मुज़ाहरा करना चाहिए, ये है कि अगर अच्छी सोच रखने वाले शहरी अपने वोट के हक़ को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो सियासत खलफशार का शिकार हो जाएगी और एक ऐसी बुराई में तब्दील हो जाएगी जो कौम को तबाह कर देगी। हर चीज़ जो काबिल कदर होती है एक कीमत रखती है। अगर आप शख्सी और इनफरादी आज़ादी के ख्वाहां हैं तो फिर आप इस हक़ की हिफाजत दयानत और मुहब्बे वतन अफराद के साथ ज़हनी इत्तेहाद करके करना होगी और साथ ही अपना फ़र्ज़ समझकर सिर्फ दयानतदार लोगों को ही मुंतखब करना होगा। आपको ये काम न सिर्फ अपनी ज़ात के लिए बल्कि अपनी आने वाली नस्लों के लिए करना होगा। आप अपने आप को सही मानों में मुहब्बुल वतन नहीं कहला सकते जब तक आप मुहब्बुल वतनी की ये कीमत अदा नहीं करते। नंबर 3, समाजी और मुआशरती रवाबत।
آپ کے ارد گرد دوستانہ روابط قائم کرنے کے لیے ہمیشہ بہت سرخیز اور تقریباً لامحدود میدان موجود ہوتا ہے، اور شادی شدہ حضرات کے لیے یہ موقع اور بھی زیادہ ہو جاتے ہیں اگر اس کی بیوی سماجی سرگرمیوں کے ذریعے دوست بنانے کے فن سے آگاہ ہے، اگر کسی آدمی کا پیشہ ایسا ہے کہ اسے اپنی دوستیوں اور خیر خواہوں کی تعداد میں اضافہ فائدے کا باعث ہو سکتا ہے، تو ایسی بیوی کو سماجی سرگرمیاں اس کے خاوند کے لیے ایک اثاثہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ بہت سے افراد جو ایسے پیشوں سے منسلک ہوتے ہیں جن میں پیشہ ورانہ اخلاقیات اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ براہ راست اشتہار بازی یا خود شناسائی سے کام لیا جا سکے، وہ اپنے سماجی تعلقات کا مؤثر استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک لائف انشورنس سیلز مین میں محض اپنی بیوی کی مدد سے، جو کہ کئی ایک کاروباری خواتین کے کلبوں کی ممبر تھی، سال میں لاکھوں کی پالیسیاں فروخت کر دیتا تھا۔ اس کی بیوی کا کردار بہت سادہ سا تھا، وہ گاہے گاہے کلب کی ساتھی خواتین کو ان کے خاندوں سمیت گھر میں مدعو کرتی تھی۔ اس طرح اس کا خاوند ان لوگوں سے دوستانہ ماحول میں واقفیت پیدا کر لیتا تھا۔ اسی طرح ایک وکیل کی بیوی نے اپنی سماجی سرگرمیوں کے ذریعے دولت مند لوگوں کی بیویوں کو گھر میں مدعو کرتے ہوئے اپنے خاوند کے کاروبار کو مستحکم بنیادوں پر استوار کر دیا۔ اس سمت میں لامحدود امکانات ہمیشہ موجود ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے واقف کاروں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور وہ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ مختلف موضوعات پر معلومات کا ایک قیمتی ذریعہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس طرح دانش کا جو تبادلہ ہوتا ہے وہ ذہنی لچک اور ہمہ گیری کو پروان چڑھاتا ہے، جس سے بہت سے پیشوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب بہت سے افراد مل کر بیٹھتے ہیں اور کسی موضوع پر بات چیت کرتے ہیں، تو اس قسم کا بے ساختہ اظہار اور تبادلہ خیالات سب کے لیے ذہنی بالیدگی کا باعث بنتا ہے۔ ہر آدمی کو اپنے نظریات اور منصوبوں کو تقویت دینے کے لیے نئے خیالات کی ضرورت پیش آتی ہے، جو کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کھلی اور سنجیدہ گفتگو کے ذریعے حاصل ہو سکتے ہیں جن کا تجربہ اور تعلیم اس سے مختلف ہو۔ اعلیٰ درجے کے تمام مصنفین کو اپنی پوزیشن قائم رکھنے کے لیے لازماً مطالعے اور ذاتی روابط کے ذریعے دوسروں کے خیالات اور نظریات سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے علم میں مسلسل اضافہ کرتے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک روشن، چوکس اور لچکدار ذہن کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسروں کے ذہنی ذخائر سے مسلسل استفادہ کرتا رہے۔ اگر تجدید خیالات کے اس سلسلے کو نظر انداز کر دیا جائے تو ذہن بالکل ناکارہ ہو جائے گا، بالکل اسی طرح جس طرح اگر ہم اپنے بازو کو کافی عرصہ تک استعمال نہ کریں تو یہ بیکار ہو جائے گا۔ یہ ایک قدرت کا قانون ہے۔ قدرت کے طریقہ کار کا مطالعہ کریں تو آپ کو علم ہوگا کہ ایک معمولی کیڑے سے لے کر انسان کی پوشیدہ مشینری تک ہر چیز صرف مسلسل استعمال سے ہی صحت مند رہتی ہے اور پروان چڑھتی ہے۔ آپس کی گفت و شنید اور بحث و مباحثے نہ صرف کسی شخص کے مفید علم کے ذخیرے میں اضافہ کا سبب بنتے ہیں، بلکہ ذہنی صلاحیتوں میں بھی اضافے اور فروغ کا باعث بنتے ہیں۔ ایک آدمی جو اسکول کی رسمی تعلیم کے خاتمے کے ساتھ ہی مطالعہ وغیرہ چھوڑ دیتا ہے، وہ کبھی بھی تعلیم یافتہ آدمی نہیں بن سکتا، چاہے اسکول جانے کے دوران اس نے کتنا ہی علم کیوں نہ حاصل کیا ہو۔ زندگی خود سب سے بڑا سکول ہے۔ زندگی خود سب سے بڑا سکول ہے، اور سب سے بڑی چیز جو ہمارے خیالات کو ابھارتی ہے استاد ہے۔ عقل مند انسان اس حقیقت سے آگاہ ہوتا ہے اور وہ دوسرے ذہنوں سے روابط اپنی روزمرہ زندگی کا معمول بنا لیتا ہے۔ اس طرح وہ تبادلہ خیالات کے ذریعے وہ دراصل اپنی ذاتی ذہنی نشوونما کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ماسٹر ذہن کے اصولوں کے عملی استعمال کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ یہ ایک ایسا وسیلہ ہے جس کے ذریعے ایک فرد دوسروں کے علم، تجربات اور ذہنی رویوں سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی ذہنی قوت اور استعداد میں اضافہ کرتا ہے۔ جیسا کہ کسی نے بہت ہی اچھی بات کہی ہے کہ اگر میں آپ کو آپ کے $1 کے بدلے $1 ادا کرتا ہوں تو ہم دونوں کے پاس رقم سے زیادہ رقم نہیں ہوگی جو پہلے ہی ہمارے پاس موجود تھی، لیکن اگر میں آپ کو ایک خیال کے بدلے آپ کو ایک خیال دیتا ہوں تو ہم میں سے ہر ایک اپنے صرف شدہ وقت کا 100% منافع حاصل کر سکتا ہے۔ انسانی تعلقات میں سب سے سود مند تعلق وہ ہے جس کے ذریعے ہم آپس میں تبادلہ خیالات کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ بات آپ کے لیے حیران کن ہو، لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ بعض اوقات ہم انتہائی ادنا شخص سے بھی کوئی ایسا نظریہ حاصل کر سکتے ہیں جو ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے۔
اس بات کی وضاحت کے لیے آپ کو ایک پادری کی سچی کہانی سناتا ہوں، جس نے اپنے چرچ کے ایک معمولی دربان سے ایک ایسا خیال حاصل کیا جس کی مدد سے وہ اپنے اہم مقصد کے حصول میں کامیاب ہوا۔ پادری کا نام رسل کانویل تھا اور اس کی زندگی کا اہم ترین مقصد ایک کالج کی بنیاد رکھنا تھا، جس کو قائم کرنے کی خواہش عرصہ دراز سے اس کے دل میں جاگزیں تھی، جس کے لیے کم از کم $1 ملین سے زیادہ کی ضرورت تھی۔ ایک دن رسل کانویل چرچ کے دربان کے پاس بات چیت کے لیے رکا، جو کہ چرچ کے لان کی گھاس کاٹنے میں مصروف تھا۔ اس نے یوں ہی بات کی کہ چرچ کے لان کے ساتھ والی گھاس زیادہ سرسبز ہے، اس کی دیکھ بھال ان کے لان کی نسبت بہت بہتر کی جا رہی ہے۔ اس کا مقصد بوڑھے آدمی کی ہلکی سی سرزنش کرنا تھا۔ چہرے پر ایک کشادہ مسکراہٹ کے ساتھ دربان نے جواب دیا، ہاں یقیناً وہ گھاس زیادہ سرسبز نظر آتی ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جنگلے کے اس سمت والی گھاس کے بہت زیادہ عادی ہو چکے ہیں۔ اب ظاہراً اس جملے میں کوئی ایسی خاص بات نظر نہیں آتی، کیونکہ اس میں محض اپنی نااہلی کا عذر پیش کرنے کے علاوہ کچھ نہیں، لیکن اس نے رسل کے زرخیز ذہن میں ایک ایسا چھوٹا سا بیج بو دیا جس سے خیالات کے تنومند درخت نے جنم لیا، جو بعد میں اس اہم ترین مسئلے کا حل ثابت ہوا۔ ایک معمولی سے جملے سے پادری کے ذہن میں واز کے لیے ایک خیال نے جنم لیا، جسے اس نے ترتیب دے کر 4000 سے زیادہ مرتبہ سامعین کے سامنے پیش کیا۔ اس نے اسے ہیروں کی سرزمین کا نام دیا۔ واز کا مرکزی خیال یہ تھا کہ ایک انسان کو اپنے کسی مناسب موقع کی تلاش میں دور دراز جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس حقیقت کو پہچانتے ہوئے کہ جنگلے کے پار کی گھاس اس کی نسبت زیادہ سرسبز نہیں ہے، جہاں وہ کھڑا ہے اسے اپنے قدموں کے نیچے ہی بے شمار مواقع تلاش کر سکتا ہے۔ ان وازوں نے رسل کی زندگی میں $6 ملین سے زیادہ کی آمدنی پیدا کی۔ یہ ایک کتاب کی شکل میں شائع کیا گیا اور اس کے بعد کئی سال تک سب سے زیادہ فروخت ہوتا رہا، اور یہ آج بھی کتابوں کی دکان پر دستیاب ہے۔ یہ رقم پینسلوینیا کی ٹیمپل یونیورسٹی آف فلاڈیلفیا قائم کرنے پر خرچ کی گئی، جو کہ ملک کے سب سے بڑے تعلیمی اداروں میں سے ایک ہے۔ اس خیال نے جس کے گرد یہ واز ترتیب دیا گیا تھا، اس یونیورسٹی کے قیام کے علاوہ بھی بہت کچھ دیا۔ اس نے بہت سے لوگوں کے ذہنوں کو مالا مال کیا اور انہیں اس قابل بنایا کہ وہ زندگی کی دوڑ میں جس مقام پر کھڑے ہیں وہیں مواقع تلاش کر سکیں۔ اس واز کا فلسفہ آج بھی اتنا ہی جاندار ہے جتنا اس وقت تھا جب یہ ایک معمولی کارکن کے ذہن سے نکلا تھا۔ یہ بات یاد رکھیں، ہر مستعد ذہن تخلیقی تحریک کا ایک ایسا سرچشمہ ہوتا ہے جہاں سے آپ خیالات اور نظریات یا محض ان کے بیج حاصل کر سکتے ہیں، جو کہ آپ کے ذاتی مسائل یا آپ کی زندگی کے اہم مقاصد کے حصول کے لیے انمول قدر و قیمت کے حامل ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات عظیم نظریات ادنا ذہنوں سے جنم لیتے ہیں، لیکن عام طور پر ان ذہنوں سے پھوٹتے ہیں جو فرد کے نزدیک ترین ہوتے ہیں۔ جہاں ماسٹر ذہن کا تعلق بالا ارادہ قائم کیا گیا ہو اور برقرار رکھا گیا ہوتا ہے۔ میری اپنی زندگی کا سب سے منافع بخش خیال ایک سیپر کو اس وقت آیا جب میں اور چارلی شواب گالف گراؤنڈ میں چلے جا رہے تھے۔ جیسے ہی ہم 13ویں سوراخ پر اپنی شارٹس مکمل کیں، چارلی نے چہرے پر چپٹو سی مسکراہٹ لاتے ہوئے میری طرف دیکھا اور کہا، چیف تم سے 3 سٹروکس آگے ہوں، لیکن ابھی بھی میرے ذہن میں ایک ایسی تجویز آئی ہے جو کہ تمہیں گالف کھیلنے کے لیے بہت سا وقت مہیا کر سکتی ہے۔ میں نے بے چینی سے اس تجویز کے بارے میں پوچھا۔ اس نے ایک مختصر سے فقرے میں جواب دیا جس کا ہر لفظ $1 ملین سے کم اہمیت کا حامل نہ تھا۔ اپنے فولاد کے تمام کارخانوں کو ایک بڑے کارپوریشن میں مدغم کر دیں اور اسے وال اسٹریٹ بینکرز کے آگے فروخت کر دیں۔ کھیل کے دوران اس موضوع پر مزید گفتگو نہ ہوئی، لیکن اس شام میں نے اس مشورے کو اپنے ذہن میں پرکھنا شروع کیا اور اس رات سونے سے پہلے میں اس کی تجویز کے بیچ کو ایک قطعی اہم مقصد کی شکل دے چکا تھا۔ اگلے ہفتے میں نے چارلی کو بنکرز کے ایک گروپ کے سامنے، جن میں جے بائر یونٹ مارگن بھی شامل تھا، ایک خطاب کرنے کے لیے نیو یارک بھیج دیا۔ اس خطاب کا لب و لباب یونائیٹڈ اسٹیٹس اسٹیل کارپوریشن کے قیام کا منصوبہ تھا، جس میں میں نے اپنے تمام فولاد کے کارخانے مدغم کر دیے تھے
اور عملی کاروبار سے دستبردار ہو گیا تھا۔ مجھے اس سے بہتر زیادہ رقم مل گئی تھی جس کی کسی کو ضرورت ہو سکتی ہے۔ اب مجھے ایک اور نقطے پر قدرے زور دینے کی اجازت دیں۔ چارلس شواب کی تجویز کبھی بھی سامنے نہ آتی اور میں اس سے کبھی بھی فائدہ حاصل نہ کر سکتا تھا اگر میں نے اپنے ساتھیوں میں نئے خیالات اور نظریات پیدا کرنے کی حوصلہ افزائی کرنے کو اپنی عادت نہ بنایا ہوتا۔ یہ حوصلہ افزائی میں نے اپنے کاروبار کی انتظامیہ کے ممبران کے ساتھ، جن میں چارلس شواب بھی شامل تھا، ایک قریبی اور مسلسل ماسٹر ذہن اتحاد قائم کر کے مہیا کی تھی۔ رابطہ میں دوبارہ کہنے کی اجازت چاہتا ہوں کہ ایک اہم لفظ ہے۔ یہ اور بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے اگر ہم اس کے ساتھ لفظ ہم آہنگ کو شامل کر لیں۔ دوسرے افراد کے ذہنوں کے ساتھ ہم آہنگ تعلقات کو قائم کرتے ہوئے ایک شخص خیالات اور نظریات پیدا کرنے کی صلاحیت کا بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ وہ شخص جو اس عظیم حقیقت کو نظر انداز کر دیتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے غربت اور افلاس سے اور محرومی کے راستے کا انتخاب کر لیتا ہے۔ کوئی بھی آدمی اتنا عقل مند اور ہوشیار نہیں ہو سکتا کہ دوسرے لوگوں کے دوستانہ تعاون کے بغیر اپنے تاثرات دنیا میں دور تک پھیلا سکے۔ اس خیال کو پوری طرح اپنا لیں کیونکہ آپ کے لیے اعلیٰ انفرادی کامیابیوں کے دروازے کھولنے کے لیے صرف یہی ایک خیال اپنے وجود میں کافی ہے۔ بہت سے لوگ جہاں وہ ہوتے ہیں اس سے بہت دور کامیابی تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اور اکثر لوگ اس کی تلاش ایسے پیچیدہ منصوبوں کے ذریعے کر رہے ہوتے ہیں جو خوش قسمت اور موعظوں پر مبنی ہوتے ہیں، اور یقین رکھتے ہیں کہ قسمت ان کا ساتھ دے گی اور ان کے حق میں معجزے رونما ہوں گے۔ جیسا کہ رسل نویل نے اپنے واعظ میں بڑے شاندار مؤثر انداز میں یہ معاملہ بیان کیا تھا کہ بہت سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جہاں وہ کھڑے ہیں اس کی نسبت جنگلے کے پار کی گھاس زیادہ سرسبز ہے، اور اس طرح وہ ہیروں کی اس سرزمین کو کھو دیتے ہیں جو انہیں اپنے روزمرہ کے ساتھیوں کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے خیالات اور مواقع کی شکل میں مہیا ہو سکتی ہے۔ سب سے اہم بات یہ جاننا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد اہم بات یہ ہے کہ آپ جس جگہ کھڑے ہیں بالکل اسی جگہ جو بھی ہتھیار میسر ہو، خواہ یہ محض خیالات کا ہتھیار ہی کیوں نہ ہو، ہیرے کھودنے شروع کر دیں۔ کتنے یقین کے ساتھ آپ اس ہتھیار کو جو آپ کے ہاتھ میں ہے استعمال کرنا شروع کریں گے، اتنا ہی بہتر ہتھیار خود بخود آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ جب آپ اس کے لیے تیار ہوں گے، وہ آدمی ماسٹر ذہن کے اصول کو سمجھتا ہے اور اس کا استعمال کرتا ہے، وہ ضروری ہتھیار اس شخص کی نسبت بہت جلد تیار کر لیتا ہے جو اس اصول کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتا۔ ہر ذہن کو اپنی وسعت اور بالیدگی کے لیے دوسرے ذہنوں کے ساتھ رابطہ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک ذی شعور شخص جو زندگی میں کوئی واضح اہم مقصد رکھتا ہے، وہ بڑی احتیاط کے ساتھ ان اشخاص کا انتخاب کرتا ہے جن کے ساتھ اس کا قریبی ذہنی تعلق ہو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جس شخص کے ساتھ بھی اس قسم کا تعلق ہوگا، اس کی شخصیت کا ایک واضح اثر اس کی ذات پر بھی مرتب ہوگا۔ میں اس شخص کے بارے میں کوئی اچھی امید نہیں رکھتا جو ان لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی کوشش نہیں کرتا جو اس سے زیادہ جانتے ہیں۔ ایک شخص جس قسم کے ساتھیوں کا انتخاب کرتا ہے، اس کے مطابق ہی وہ اوپر کی جانب ترقی کرتا ہے، نیچے کی جانب تنزلی اختیار کرتا ہے۔ ایک شخص جس قسم کے ساتھیوں کا انتخاب کرتا ہے، اس کے مطابق ہی وہ اوپر کی جانب ترقی کرتا ہے یا نیچے کی جانب تنزلی اختیار کرتا ہے۔ آخر میں ایک اور بات کہ جو ہر شخص کو مد نظر رکھنی چاہیے جو معاوضے یا تنخواہ کی خاطر کام کر رہا ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اس کا کام اس کے لیے تربیت گاہ ہے اور ہونا بھی چاہیے، جو اسے زندگی کے بلند مقامات کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی تربیت گاہ ہے جہاں اسے تربیت حاصل کرنے کا معاوضہ دو اہم شکلوں میں ادا کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ایک تو وہ اپنے کام کی براہ راست تنخواہ یا معاوضہ حاصل کر رہا ہوتا ہے، اور دوسرا وہ تجربہ جو کام کرنے سے اسے حاصل ہو رہا ہوتا ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ آدمی کی سب سے بڑی تنخواہ وہ نہیں ہوتی جو اسے نقدی کی صورت میں ادا کی جاتی ہے، بلکہ اصل تنخواہ وہ تجربہ ہوتا ہے جو وہ اپنے کام سے حاصل کرتا ہے۔ اپنے تجربے سے کوئی شخص کس قدر فائدہ حاصل کر سکتا ہے، اس کا انحصار براہ راست اس ذہنی رویے کے ساتھ ہوتا ہے جو وہ اپنے ساتھ کام کرنے والے ان افراد کے ساتھ روا رکھتا ہے جو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور جو اس کے نیچے کام کر رہے ہیں۔ اگر اس کا رویہ اگر اس کا رویہ مثبت اور تعاون پر مبنی ہو اور اسے چند قدم زیادہ چلنے کی عادت ہو، اس کی ترقی اور تیز تر ہوتی ہے۔
इस तरह हम देखते हैं कि जो शख्स आगे बढ़ता है और तरक्की करता है वो न सिर्फ मास्टर जहन के असूल का अमली इस्तेमाल कर रहा होता है बल्कि चंद कदम ज़्यादा चलने के असूल और मकसद की कतियत के असूल को भी इस्तेमाल कर रहा होता है। ये वो 3 असूल हैं जो ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब इंसानों का जुज़्व लानिफिक होते हैं। 1. शादी एक सबसे अहम इत्तेहाद है जिसका तजर्बा कोई भी शख्स अपनी ज़िंदगी में करता है। ये माली, जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी तौर पर अहमियत का हामिल होता है क्योंकि ये एक ऐसा रिश्ता है जो इन सब के साथ जुड़ा होता है। घर वो जगह है जहाँ ज़्यादातर मास्टर जहन इत्तेहाद जन्म लेते हैं। घर वो जगह है जहाँ ज़्यादातर मास्टर जहन इत्तेहाद जन्म लेते हैं और वो शख्स जो अपने साथी का इंतखाब दानिशमंदी से करता है, अगर वो माशी तौर पर दानिशमंद है तो वो अपनी बीवी को अपने ज़ाती मास्टर जहन ग्रुप का पहला मेंबर बनाता है। घरेलू इत्तेहाद में सिर्फ मियाँ बीवी शरीक नहीं होने चाहिए बल्कि इसमें ख़ानदान के दूसरे मेंबरान अगर वो एक ही घर में रह रहे हैं, ख़ास तौर पर बच्चे भी शामिल होने चाहिए। मास्टर जहन असूल इन लोगों की रूहानी क़ुव्वतों को मुतहर्रिक करता है जो इसके ज़रिए कतई मकसद के लिए मुत्तहद होते हैं और रूहानी ताकत अगरचे गैर मादी नज़र आती है ताहम ये तमाम क़ुव्वतों में सबसे बड़ी क़ुव्वत है। शादीशुदा मर्द जिसके तल्लुकात अपनी बीवी के साथ बहुत अच्छे हैं और ये तल्लुकात मुकम्मल हम-आहंगी, अफ़हाम और तफ़हीम, हमदर्दी और मकसद की वहदानियत पर मबनी हैं तो ये इसके लिए बहुत बड़ा असासा साबित हो सकते हैं जो इसे ज़ाती कामयाबियों के लिए ज़रूरी होते हैं। सिर्फ बीवियों के लिए यहाँ मैं एक तजवीज़ महज बीवियों के लिए पेश करना चाहूँगा। इस तजवीज़ पर अगर कान धरे जाएँ और अमल किया जाए तो ज़िंदगी भर की गुर्बत और नखरत और ज़िंदगी भर की इमारत और खराबानी में फ़र्क डाल सकती है। बीवी का अपने खावंद पर किसी भी दूसरे शख्स से ज़्यादा असर होता है। इसका मतलब यह है कि बीवी का अपने खावंद पर बरतर असर उस वक्त होता है जब इसने अपने खावंद से बहुत अच्छे ताल्लुकात कायम किए हैं। इसमें इसे अपनी दूसरी बावक़ार ख़वातीन में से मुंतखब किया होता है, जिसका मतलब ये होता है कि इसकी मोहब्बत और एतमाद हासिल है। इसकी मोहब्बत और एतमाद हासिल है। ज़िंदगी के 9 बुनियादी महरक़ात में से मोहब्बत का महर्रक सरे फहरिस्त है जो इंसानों में तमाम रज़ाकाराना सरगर्मियों को एक तहरीक बख्शते हैं। अपनी मोहब्बत से सरशार करते हुए बीवी अपने खावंद को इसके रोज़मर्रा के काम पर इस जज्बे के साथ भेज सकती है जो नाकामी जैसी हकीकत से नाआशना होता है। लेकिन याद रखें, झाड़, चनपाट, हसद, नकायस और निशानदही और लातल्लकी जैसे जज्बात मोहब्बत के जज्बे को तक़वियत नहीं देते बल्कि उल्टा इसे कुचल देते हैं। अगर बीवी दानिशमंद है तो वो हर रोज़ अपने खावंद के साथ मास्टर जहन के तल्लुक़ के लिए चंद घंटे वक़्फ़ कर सकती है, जिस दौरान वो मोहब्बत और मुफ़ाहमत की फ़िज़ा में अपनी बाहमी दिलचस्पियों को यकजा करते हैं और इन पर तफसील से तबादला ख्याल करते हैं। इस मास्टर जहन गुफ्तगू के लिए मुनासिब तरीन वक्त सुबह के खाने के बाद या रात सोने से पहले का है और हर खाने का वक्त मियाँ बीवी में दोस्ताना तबादला ख्यालात का वक़्त होना चाहिए। ये एक दूसरे को कुरेदने और नकाश तलाश करने का वक़्त नहीं होना चाहिए बल्कि ये खुशगवार बातों और मियाँ बीवी की बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ खुशकुन पहलुओं पर बातचीत का वक़्त होना चाहिए। अक्सर ख़ानदानी तल्लुकात इस वक्त इंतशार और टूट फूट का शिकार होते हैं जब सब मिलजुल कर बैठे खाना खा रहे होते हैं, क्योंकि वो लम्हात होते हैं जब अक्सर ख़ानदान अपने ख़ानदानी इख्तिलाफ़ात हल करने या बच्चों की तादीब और तरबियत के मसाइल के बारे में बातचीत करते हैं। कहा जाता है कि मर्द के दिल में जाने का रास्ता उसके मैदे से होकर गुजरता है, लिहाजा खाने का दौरानिया बीवी के लिए एक बेहतरीन वक़्त होता है कि वो मर्द के दिल में उतर कर वहाँ किसी ख्वाहिश या ख्याल का बीज बो सके। लेकिन दिल तक ये रसाई नुक्स तलाश करने या सरदनश करने जैसी मनफी आदत के बजाय मोहब्बत और मरवत के जज्बात पर मबनी होनी चाहिए। एक बीवी को अपने खामन के पेशे में गहरी दिलचस्पी लेनी चाहिए, इसे इसके हर पहलू से बखूबी आगाह होना चाहिए और हर चीज़ में जिसका तल्लक इस ज़रिए से है जिससे वो रोज़ी कमाता है। गहरी दिलचस्पी लेने के किसी मौके को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और सबसे बढ़कर ये बात कि इसे इन बीवियों में से नहीं होना चाहिए जो अपने खावंद को अल्फाज से ना सही अपने रवैये से ये बात कहती हैं, तुम रकम घर लाते हो, मैं खर्च करती हूँ, लेकिन मुझे इन तफसीलात से परेशान न किया करो कि तुम इसे कमाते कैसे हो, मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं। अगर एक बीवी इस रवैये को अपना लेती है तो एक वक्त ऐसा आएगा कि खावंद को इस बात में कोई दिलचस्पी बाकी न रहेगी कि वो कितनी रकम घर लेकर आता है।
اور وہ وقت بھی آ سکتا ہے کہ وہ گھر بالکل ہی کچھ نہ لائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بیویاں جو عقل مند ہیں سمجھ گئی ہوں گی کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ جب ایک عورت شادی کرتی ہے تو وہ فرم کے اکثریتی حصص کی مالک بن جاتی ہے۔ اگر وہ اپنے خاوند کے ساتھ ماسٹر ذہن کے اصول کے حقیقی اطلاع کے ذریعے جوڑے رکھتی ہے تو جب تک شادی قائم رہتی ہے وہ ان حصص کی بنا پر اپنی رائے کا استعمال کر سکتی ہے۔ وہ بیوی عقل مند ہوتی ہے، وہ احتیاط سے تیار کیے گئے بجٹ کے تحت فرم کو چلاتی ہے اور خیال رکھتی ہے آمدنی سے زیادہ خرچ نہ کرے۔ بہت سی شادیاں اس لیے ٹوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں کیونکہ فرم سرمایہ کی کمی کا شکار ہو جاتی ہے۔ اور یہ صرف ضرب المثل ہی نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ جب غربت صدر دروازے پر دستک دیتی ہے تو محبت پچھلے دروازے سے نکل کر سر پر دوڑ لگا دیتی ہے۔ محبت کو بھی مادی جسم کی طرح پروان چڑھنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ محبت لا تعلقی، جھاڑ جھنپاڑ اور نقائص کی تلاش جیسے منفی رویوں میں قائم نہیں رہ سکتی۔ محبت اس جگہ پھیلتی اور پھولتی ہے جہاں مرد اور اس کی بیوی اسے مقصد کی وحدانیت سے تقویت مہیا کرتے ہیں۔ وہ بیوی جو اس بات کو یاد رکھتی ہے اپنے خاوند کی زندگی میں ہمیشہ سب سے زیادہ اثر آفرین شخصیت رہتی ہے۔ وہ بیوی جو اس کو بھول جاتی ہے اس پر وہ وقت بھی آ سکتا ہے جب اس کا خاوند کار انڈسٹری کی اصطلاح میں نئے ماڈل کے لیے اسے تبدیل کر لے گا۔ خاوند کی ذمہ داری روزی کمانا ہوتی ہے، لیکن بیوی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان صدمات اور مزاحمتوں کے اثرات کو کم کرنے کی کوشش کرے جن کا سامنا اس کے خاوند کو اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں سے نمٹنے میں ہوتا ہے۔ وہ گھر کے ماحول کو خوشگوار رکھتے ہوئے اور خاوند کے لیے ایسی سماجی سرگرمیوں کے مواقع پیدا کرتے ہوئے جو اس کے پیشے سے مطابقت رکھتی ہوں یہ فرض بخوبی ادا کر سکتی ہے۔ بیوی کو یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ کم از کم خاوند کے گھر ایک ایسی جگہ ہو جہاں وہ اپنی کاروباری اور پیشہ ورانہ ذمہ داریوں اور پریشانیوں سے آزاد ہو کر بے کیف و سرور کے چند لمحات گزار سکے جو کہ صرف بیوی کی محبت اور پیار اور مفاہمتی رویے سے ہی میسر آ سکتے ہیں۔ وہ بیوی جو اس پالیسی پر عمل پیرا ہوتی ہے وہ انتہائی دانا اور کئی ایک عام پہلوؤں سے کسی ملکہ سے بھی زیادہ دولت مند ہوتی ہے۔ میں ایک بیوی کو اس بات سے خبردار کرنا چاہوں گا کہ وہ اپنے مادری جذبے سے مغلوب ہو کر اپنے خاوند کے حصے کے پیار کو بھی اپنے بچوں کی طرف منتقل کرنے کی غلطی نہ کرے۔ اس غلطی نے ہزاروں گھرانے برباد کیے ہیں اور یہ کسی بھی ایسے گھرانے کو برباد کر سکتی ہے جس میں بیوی اس غلطی کو دہرانے کی کوشش کرے گی۔ اکثر بیویاں اپنے خاوند کے حصے کو بھی اپنے بچوں کی طرف منتقل کرنے کی غلطی کرتی ہیں۔ ایک عورت کا پیار اگر یہ درست قسم کا پیار ہے مقدار میں اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اپنے بچوں اور خاوند دونوں کو کافی مقدار میں مہیا کر سکتی ہے، اور وہ ایک مسرور اور خوش دل بیوی ہوتی ہے جو سمجھتی ہے کہ وہ اپنا پیار بغیر کسی ایک دوسرے پر ترجیح دیے دونوں پہ رفیعانہ طور پر نچھاور کر سکتی ہے۔ جس خاندان میں ماسٹر ذہن کے رشتے کی بنیاد میں محبت کی فراوانی ہوتی ہے اس خاندان کو مالی پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ محبت میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ ہر رکاوٹ کو عبور کرتی جاتی ہے، ہر مسئلے سے نمٹ لیتی ہے اور ہر مشکل پر قابو پا لیتی ہے۔ خاندانی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور ہر خاندان میں ہوتے ہیں، لیکن محبت ان سب پر حاوی ہوتی ہے۔ محبت کی روشنی کو پوری آب و تاب سے چمکنے دیں اور ہر چیز آپ کی اعلیٰ ترین خواہشات کے مطابق خود بخود ڈل جائے گی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ مشورہ ہر پہلو سے صائب مشورہ ہے، کیونکہ میں نے خود اسے اپنے خاندانی تعلقات میں آزمایا ہے، اور میں پوری دیانتداری سے کہتا ہوں کہ میں نے جتنی بھی مادی کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ سب اسی کی مرہون منت ہے۔ مسٹر کارنیگی کا یہ کھلا اور صاف اعتراف اور بھی مؤثر ہو جاتا ہے جب ہم اس حقیقت کو دیکھتے ہیں کہ اس نے $5 کروڑ سے بھی زیادہ کہ اس نے 50 ارب ڈالر سے بھی زیادہ دولت اکٹھی کی تھی۔ مسٹر کارنیگی نے بہت زیادہ دولت سمیٹی، لیکن وہ لوگ جو کارنیگی کے اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات کو جانتے تھے ان کے نزدیک مسٹر کارنیگی نے اسے اس قابل بنایا تھا۔ منظرنامے کے پیچھے موجود خواتین خاندانی ماسٹر ذہن کے رشتوں کے موضوع کو وہاں سے آگے لے جاتے ہیں جہاں مسٹر کارنیگی نے اسے چھوڑا تھا۔ مجھے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس بات کی وضاحت کر دوں کہ اس میدان میں کارنیگی کا کامیاب تجربہ اپنی نوعیت کی کوئی واحد مثال نہیں،
थॉमस एडिसन ने बड़े खुले दिल से तस्लीम किया है कि इसकी तख्लीकी तहरीकात के पीछे मिस्टर एडिसन का बहुत अहम किरदार है। वो बाकायदगी से हर रोज़ अपने मास्टर जहन इजलास करते थे, जो आम तौर पर एडिसन के दिन भर के काम के अख्ताम पर होते थे। मिसिज एडिसन इसका ख़ास ध्यान रखती थी, क्योंकि वो मिस्टर एडिसन के तमाम तजर्बाती कामों में अपनी गहरी दिलचस्पी की अहमियत से पूरी तरह आगाह थी। एडिसन आमतौर पर रात गए तक काम करता था, लेकिन वो जब भी घर आता तो अपनी बीवी को मुंतज़र पाता, जो कि दिन भर इसकी कामयाबियों और कारनामों के बारे में जानने के लिए बेताब होती थी। वो इसके हर तजर्बे से जो वो कर रहा होता था पूरी तरह आगाह होती थी और इनमें दिलचस्पी लेती थी। वो एडिसन के लिए इसके कामों को परखने का एक जरिया थी, और इसकी मदद से एडिसन अपने कामों को दूर खड़े होकर देख सकता था। और यह भी कहा जाता है कि ऐसे मसाइल में जिनका एडिसन को कोई हल नज़र नहीं आता था, वो अक्सर इनकी गुमशुद कड़ियाँ मुहैया करती थी। अगर इस शख्सियत के आदमी भी मास्टर जहन तलकात को अहम ख्याल करते थे, तो यकीनन इन लोगों को भी इसे अहमियत देनी चाहिए जो दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हकीकी तौर पर अजीम रहनुमाओं की ज़िंदगियों में मोहब्बत और रुमान के शहजादों ने अहम किरदार अदा किया है। रॉबर्ट और एलिज़ाबेथ ब्राउनिंग की कहानी इस बात की खुली शहादत है कि इन गैर मरई हस्तियों ने इन अजीम शायरों में तख्लीकी तहरीकें पैदा करने में अहम किरदार अदा किया, और वो खुद भी इस बात को तस्लीम करते हैं और इन हस्तियों की तकरीम करते हैं। तारीख नेपोलियन बोनापार्ट के फौजी अरूज को इसकी पहली बीवी जोसेफिन के फैज़ान नज़र का करिश्मा करार देती है। जब इसने इक़्तिदार की हवस में जोसेफिन को नज़रअंदाज करना शुरू किया, तो इसकी फौजी कामयाबियाँ मांद पड़ना शुरू हो गईं, और इसके बाद जल्द ही इसे शिकस्त का सामना हुआ और इसे सेंट बेलिना के जजीरे में कैद कर दिया गया। यहाँ से इस बात का जिक्र करना बेजाना होगा कि जदीद दौर के बहुत से नेपोलियन इस वजह से इस किस्म की शख्सियत से दो चार हो चुके हैं। आमतौर पर मर्द अपनी बीवियों से उस वक्त तक मास्टर जहन तल्लुक़ कायम रखते हैं जब तक वो इक़्तिदार, शोहरत और काफ़ी दौलत हासिल नहीं कर लेते। फिर वो, जैसा कि कार्नेगी ने कहा, नए मॉडलों की खातर इन्हें तब्दील कर लेते हैं। चार्ल्स एम शवाब की कहानी मुख्तलिफ है। इसने भी शोहरत और दौलत डेल कार्नेगी के साथ चार्ल्स एम शवाब की कहानी मुख्तलिफ है। इसने भी शोहरत और दौलत डेल कार्नेगी के साथ मास्टर जहन चार्ल्स एम शवाब की कहानी मुख्तलिफ है। इसने भी शोहरत और दौलत कार्नेगी के साथ मास्टर जहन इत्तेहाद के ज़रिए और बीवी के साथ ऐसे ही तलबात के ज़रिए मज़ीद तक़वियत देते हुए हासिल की, जो कि शादीशुदा ज़िंदगी के ज़्यादातर हिस्सा में अपाहज रही। लेकिन इसकी वजह से इसने इसे छोड़ा नहीं था, बल्कि इसकी मौत तक इसके साथ वफादारी निभाई, क्योंकि इसका ईमान था कि मजबूत किरदार की पहली शर्त वफादारी है। अब जबकि वफादारी का जिक्र हुआ है, तो इस बात का जिक्र बेजाना होगा कि अक्सर औक़ात कारोबार में नाकामी की वजह से कारोबार में शरीक अफराद में वफादारी का फुक़दान होता है। जब तक कारोबार में शरीक तमाम साथी एक दूसरे से वफादारी के जज्बे को कायम रखते हैं, वो आम तौर पर अपनी नाकामियों और महरूमियों पर काबू पा लेते हैं। कहा जाता है कि कार्नेगी ने जब भी किसी नौजवान को मामूली कारकुन की हैसियत से उठाकर इंतज़ामिया के आला ओहदे पर फाइज किया, तो वो सबसे पहले इसके किरदार में वफादारी के वसफ़ को परखता था। वो अक्सर कहा करता था कि जिस आदमी की मरूसी तौर पर वफादारी का वसफ़ नहीं पाया जाता, इसमें एक मजबूत किरदार के लिए मुनासिब बुनियाद भी मौजूद नहीं होती। इसका वफादारी परखने का तरीका बहुत अनोखा और कसीर उलझती होता था। वफादारी का ये इम्तहान तरक्की देने से पहले और तरक्की देने के बाद इस वक्त तक लिया जाता था कि आदमी की वफादारी में कुछ शक बाकी न रह जाए। कार्नेगी को आदमियों की फितरत जांचने में जो मलका हासिल था, वो काबिल तहसीन था। उसने इनकी वफादारी परखने में शायद ही कोई गलती की हो। अपने मास्टर जहन इत्तेहाद का मकसद इन लोगों को हरगज़ न बताएं जो इत्तेहाद में शामिल नहीं हैं, और इस बात का भी यकीन कर लें कि आपके इत्तेहाद में शामिल दूसरे अरकान भी ऐसा करने से बाज रहें, क्योंकि बेकार मजाक उड़ाने वाले और हासद लोग ज़िंदगी की राहों पर खड़े होते हैं, जो इस इंतज़ार में होते हैं कि जो कोई भी इनसे आगे निकल रहा है, इसके जहन में मायूसी के बीज बोते हुए इसकी हौसला शिकनी करें। लिहाजा इन गढ़ों में गिरने से बचने के लिए अपने मंसूबे अपनी ज़ात तक महदूद रखें, सिवाय उनके जो आपकी सरगर्मियों और कामयाबियों की वजह से खुद ब खुद आश्कार हो जाए। अपने मास्टर जहन इजलास में मनफी जहन रवैया हरगज़ ना लेकर जाएँ।
याद रखें कि अगर आप मास्टर जहन ग्रुप के लीडर हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि ग्रुप के हर रुकन की दिलचस्पी और वलवले को बदरजा उतम जिंदा रखें। अगर आप खुद मनफी सोचों में घिरे हुए हैं तो आप ये काम नहीं कर सकते। इसके अलावा जो शख्स अपने अहम मकसद के हदफ के बारे में शक, तजब्जुब और अदम यकीनी के रुझान का इजहार करता है, लोग इसकी पूरे जोश और जज्बे के साथ पैरवी करते हैं। अपने जोश और वलवले को जिंदा रखते हुए अपने मास्टर जहन साथियों के जज्बे और वलवले को बाम अरोज पर रखें। इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके मास्टर जहन इत्तेहाद के हर रुकन को इनकी कोशिशों के तनासब से जो वह आपकी कामयाबी के लिए कर रहा है मुनासिब मुआवजा मिल रहा है। याद रखें, कोई भी शख्स पूरे जोश और जज्बे से काम नहीं करता जब तक इसे खुद फ़ायदा हासिल ना हो रहा है। अपने आप को इन 9 मुहर्रकात से आशना करें जो तमाम रज़ाकाराना सरगर्मियों को जज्बा अता करते हैं, और देखें कि आपके मास्टर माइंड का हर साथी आपको अपनी वफादारी, जोश और मुकम्मल एतमाद देने के लिए मुनासिब तहरीक हासिल कर रहा है। अगर आपके अपने मास्टर माइंड साथियों के साथ तल्लक का मुहर्रक माली फ़वाइद का हसूल है तो चंद कदम ज़्यादा चलने के असूल को अख्तियार करते हुए इस पर अमल करते हुए इस बात को यकीनी बनाएं कि आप जितना वसूल कर रहे हैं उससे ज़्यादा दे रहे हैं। अगर आप इस हकीकत से मुकम्मल फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो पेशतर इसके कि आपसे दरख्वास्त की जाए आप ये काम खुद ब खुद रज़ाकाराना तौर पर बंद कर दें। अपने मास्टर जहन इत्तेहाद में अपने मद्दे मुकाबल या हरीफ को शामिल ना करें, बल्कि रोटरी क्लब पॉलिसी पर अमल करें। अपने इर्द गिर्द उन आदमियों को रखें जिनके पास आपस में मानदाना रवैया रखने की कोई वजह ना हो। वो लोग जो एक दूसरे के हरीफ और मद्दे मुकाबल ना हों अपने मास्टर माइंड ग्रुप पर ताकत, खौफ या जबर इस्तबदार के ज़रिए गलबा हासिल करने की कोशिश ना करें, बल्कि अपनी लीडरशिप को डिप्लोमेसी के साथ वफादारी और तावन की बुनियाद पर कायम रखने की कोशिश करें। ताकत के ज़रिए लीडरशिप कायम करने के दिन बीत चुके हैं, इनकी अहयाए नो की कोशिश ना की जाए क्योंकि महज़ब ज़िंदगी में इसकी कोई जगह नहीं है। अपने मास्टरमाइंड साथियों में दोस्ती के जज्बे को पैदा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें, क्योंकि दोस्ताना माहौल में मिलजुल कर काम करने से जो कुव्वत आपको हासिल होगी वो किसी दूसरे तरीके से मुमकिन नहीं है। इंसानी तारीख में सबसे ताकतवर मास्टरमाइंड इत्तेहाद दूसरी जंग अज़ीम में अक़वाम मुत्तहिदा ने काम किया था। इसके लीडरों ने पूरी दुनिया में ऐलान किया था कि इनका कतई अहम मकसद पूरी दुनिया के लोगों की नजात और आज़ादी के पुख्ता यकीन पर मबनी है, ख्वाह वो फातेह हों या मखतूल। ये ऐलान मैदान जंग में हज़ारों फतूहात पर भारी था, क्योंकि इसने लोगों के जहनों में एतमाद कायम किया था जो जंग के नताइज से मुतासर थे। बगैर एतमाद के कोई भी मास्टरमाइंड रिश्ता इस्तवार होना मुमकिन नहीं, ख्वाह ये फौजी नकलो हरकत का मैदान हो या ज़िंदगी का कोई मैदान हो। एतमाद तमाम हम आहंग तल्लुकात की बुनियाद है। अपना मास्टरमाइंड इत्तेहाद कायम करते वक्त ये बात याद रखें कि अगर आप चाहते हैं कि आपका ये इत्तेहाद पायदार हो और मौसर तौर पर आपके मफाद में काम करे। अब मैं आपको शख्सी तुक्के से बड़े मास्टरमाइंड के पसे पर्दा कारफरमा असूल से आगाह कर चुका हूँ। इस फलसफे के पहले 4 असूलों, चंद कदम ज़्यादा चलने की आदत, मकसद की कतईयत, मास्टरमाइंड और एक जो कि आइंदा सफ़हात में बयान किया जा रहा है, वो मुश्तरका तौर पर इस्तेमाल करते हुए आप इस ताकत के राज तक रसाई हासिल कर लेते हैं जो कि दौलत की मास्टर चाबी के ज़रिए हासिल होती है। इसलिए मेरी ये इंतबाह है बेमहल ना होगा मेरा ये इंतबाह बेमहल ना होगा कि अगली बात का मुताला इस उम्मीद से करें कि ये आपकी ज़िंदगी बदलने में अहम किरदार अदा कर सकता है। अब मैं आपको एक ऐसी कुव्वत के बारे में मुकम्मल फ़हम और सूझबूझ देने जा रहा हूँ जिसने पूरी दुनिया के साइंसी तजिए को आजिज़ कर दिया। इसके अलावा मुझे उम्मीद है कि एक ऐसी तरकीब बताऊंगा जिसकी मदद से आप इस कुव्वत तक रसाई हासिल कर सकेंगे, इसे अपने कतई अहम मकसद के हसूल के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। आइए अब अगले बाब की तरफ मुताला शुरू करते हैं। व्यूअर्स, आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो के आखिर में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। मेरे चैनल ARC मोटिवेशनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके।